राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं और शमशान की ओर चल पड़ते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मांडलिक नाम का राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर पत्नी और लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चंद्रवती और बेटी का नाम लवणवती था। जब लवणवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय हुआ, तो राजा मंडलिक के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चंद्रवती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो चली, तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में मीलों का इलाका है। यहाँ पास में बहुत सारे ऐसे भीलों का इलाका है, वह रात को तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चंद्रवती और बेटी लवणवती वन में जाकर छिप जाती हैं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चंद्रवती और बेटी लवणवती बाहर आती है, तो वो राजा को मरा हुआ पाती है। राजा के शव को दोनों देखती हैं और बहुत दुखी होती हैं। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती है। तभी चंद्र सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं, तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसीलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाले से शादी कर लेना। पैर के निशान पर पिता और बेटे ने शादी करने का फैसला करते हैं। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वह राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है, तो रानी चंद्रवती सारी आप बीती साहूकार को बता देती है। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चंद्रवती के पैर छोटे और बेटी लवणवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चंद्रवती से और साहूकार बेटी लवणवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतानें पैदा होती हैं। फिर बेताल पूछता है, बता विक्रम, इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल से विक्रम भी सोच में पड़ जाता है। लाख सोचने के बाद भी उसे सही जवाब नहीं पूछता, इसीलिए वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। यह देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूँ। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूँ
और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर कहे, इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे, तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाओ कि कैसे करना है। और जब योगी सिर झुकाए तो तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। उसका सिर काट कर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे का शरीर छोड़ दिया और राजा विक्रमादित्य मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार रिश्ता क्या हुआ विक्रम और बेताल की एक दोस्तों अद्भुत कहानी थी। फिर बेकाल विक्रम वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह अंतिम कहानी बताता है। 24 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य शव को शमशान घाट ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और बेताल शव को त्याग देता है। तो दोस्तों फिर योगी के पास राजा विक्रमादित्य पहुंचते हैं। राजा विक्रमादित्य और उसके कंधे पर शव को देखकर योगी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी जताते हुए राजा से कहा, हे राजन, आपने इस मुश्किल काम को करके यह साबित कर दिया कि आप सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यह कहते हुए उसने राजा के कंधे से शव को उतारा और उसे तंत्र साधना के लिए तैयार करने लगा। जब तंत्र साधना हो गई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, अब आप इसे लेट कर प्रणाम करो। इतना सुनते ही राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने योगी को कहा, मुझे ऐसा करना नहीं आता है, इसलिए आप मुझे पहले करके बता दें, फिर मैं ऐसा कर लूंगा। जैसे ही योगी प्रणाम करने के लिए झुका, राजा ने उसका सिर काट दिया। यह सब देखकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्वानों का राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे विद्वानों के राजा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब तुम्हें जो चाहिए मांग लो। यह सुनते ही राजा ने बोला, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहता हूं कि आपने जो मुझे 24 कहानियां सुनाई है, उनके साथ यह 25वीं कहानी भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और इसे कोई इन्हें आदर के साथ पढ़े। बेताल ने यह सुनते ही कहा, जैसी आपकी इच्छा हो और ऐसा ही होगा। ये कहानियां बेताल पचीसी के नाम से जानी जाएगी और जो भी इन्हें ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा, उनके पाप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया और उनके जाने के बाद शिव जी ने राजा को दर्शन दिए। शिव जी ने प्रकट होकर राजा से कहा, तुमने इस दुष्ट योगी को मारकर एक अच्छा काम किया है। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों समेत पाताल और पृथ्वी पर राज करोगे। जब तुम्हारा इन सभी चीजों से मन भर जाए तो तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शिव जी वहां से चले गए। इसके बाद राजा अपने नगर गए और वहां सबको राजा की वीरता के बारे में पता चला, तो सभी ने राजा की प्रशंसा की और खुशियां मनाई। कुछ ही वक्त बाद राजा विक्रमादित्य धरती और पाताल के राजा बन गए। जब उनका मन भर गया तो वह भगवान शिव के पास चले गए। दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य के जीवन की कहानियां। उनकी दोस्तों कुशलता, उनकी ज्ञानता, उनकी पराकाष्ठा, जो कि आज तक हमें आपको प्रेरित करती है। और इन्हीं कहानियों से राजा विक्रमादित्य महान बने थे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी।